नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं इन लोकसभा चुनाव 2024 की, जिसकी रणभेरी कल 3 बजे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बजाएंगे। वो तय करेंगे देश के अगली सरकार का, देश की जनता किसको अपना भाग्य विधाता चुनती है 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में। परंतु हम दृष्टि गड़ाते हैं देश की राजनीति पर इस समय कितनी उथल पुथल मच रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की नामों की घोषणा कर रही है, एक एक सीट महत्वपूर्ण हो रही है। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन एक तरफ पूरी दमखम के साथ मोदी को, भारतीय जनता पार्टी, सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कसे हुए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का नारा देकर विपक्ष को चारों खाने चित कर रहे हैं। जहां एक एक धुरंधरों को इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार को अपने पाले में अपना ध्वजवाहक बनाने में सफल रही, वहीं दूसरी तरफ उसने राजनीतिक पार्टियों की, जिनको परिवारवाद के नाम पे ताना कसते हैं, जिनको कटघरे में रखते हैं, भ्रष्टाचारियों के नाम पे कटघरे पे रखते हैं, उन तमाम परिवारवादी पार्टियों के नेताओं को या तो अपने दल में शामिल कर दिया है, उनमें छिन्न भिन्न कर दिया है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति से, कहते हैं युद्ध और प्यार में सब जायज होता है, पर नीतियां, नैतिकता अपनी जगह है। पर जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें यह लग रहा है कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां देश की सतह में अपना वजूद बनाने के लिए, देश की सतह में काबिज होने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाती है, वो दृष्टिगोचर हो रहा है इन दिनों। आज सबसे पहले हम यहां चर्चा करते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में अमित शाह की रणनीति के तहत किस प्रकार से भारत की परिवारवादी पार्टियों को छिन्न भिन्न कर दिया, विपक्ष को छिन्न भिन्न करके उसकी सामर्थ्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिस प्रकार से शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी की गलती थी कि अपने सहयोगी शिवसेना को महाराष्ट्र का में सदासीन करते सहयोगी थी। जिस प्रकार से कश्मीर में उनसे आशा थी, जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीर में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो महाराष्ट्र में भी बना सकते थे, लेकिन अपनों को कमजोर करने की रणनीति जनता में सराही नहीं गई और सत्ता के मोह में और यह अपमान के मोह में उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के साथ, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर एक गठजोड़ बनाया। उस गठजोड़ बनाने से भारतीय जनता पार्टी की इस मंसूबों में काफ़ी धक्का लगा और उसके बाद उन्होंने ये विखंडन का, उनकी पार्टियों में तोड़ फोड़ करने के बाद शिवसेना के 2 टुकड़े किए गए। वहीं शरद पवार, जो भारतीय राजनीति के बहुत बड़े मठाधीश माने जाते थे, उनकी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में 2 टुकड़े किए उनके भतीजे से। वहीं सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि पासवान की पार्टी, जो उनके समर्थक थी, वहां पासवान के बेटे और उनके भाई के बीच में पार्टी की तोड़ फोड़ कर दी गई। जनता दल यू के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी के कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला दिया था। वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, गुलाम नबी आजाद जो
से लेकर कई इस प्रकार के नेता थे, उनको अपने पार्टी में सम्मिलित करके कांग्रेस की शक्ति को कुंद करने का काम किया। तो ये एक नीति चल रही है। और वही खबर आ रही है कि उत्तराखंड में भी कल फिर एक बार कई नेता भारतीय जनता पार्टी के दामन थामेंगे। और ये सब कुछ हो रहा है साम दाम दंड भेद की तरह, जिसमें कहते हैं चुनाव सत्ता के लिए जंग और प्यार में सब कुछ जायज है के नाम पे हो रहा है। जिस प्रकार से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में निरंतर अपनी बढ़त बनाने के लिए किस प्रकार से वहां पे तृणमूल कांग्रेस पर भी प्रहार कर रहा है, और वहीं कांग्रेस पे भी प्रहार किया जा रहा है, वहां अन्य पार्टियों पे प्रहार किया जा रहा है। केवल इसके अपवाद बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे बीजू जनता दल और अन्य दल। इस समय किस प्रकार से दक्षिण भारत में मोदी ने एक व्यापक जन भ्रमण किया, वहां की जनता के साथ एक इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं है। आने वाले समय में देखेंगे किस प्रकार के समीकरण तमिलनाडु में मूपनार कांग्रेस के नेताओं से लेकर कई पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी ने गठजोड़ कर रखा, केरल से लेकर कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, ये तमाम चीजें दिखाई दे रही है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और वहीं कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली है और कल चुनाव की रणभेरी चुनाव आयुक्त बना। किस प्रकार से एक एक स्टेप, जिस प्रकार से देखा कि चुनाव आयोग के निर्धारण में भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि उसके इशारे पे चलने वाले नौकरशाह इसमें पदासीन नहीं हो पा रहे हैं या उसमें रुकावट आ रही है, उसमें जो प्रावधान था देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने हैं, उसमें संशोधन किया गया। अब सरकार की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से और एक विपक्ष का होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति उसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी में होता था। अब 2 सदस्य सरकार की तरफ से होगा, एक विपक्ष को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस चयन समिति से हटा दिया गया। अभी 2 पद खाली हुई, एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया। अब वो किस वजह से दिया ये वो जाने या किन कारणों से दिया। वो 2024 के चुनाव को निष्पक्ष ढंग से करने में समर्थ थे या अपने आप को दबाव में मान रहे थे। अब उत्तराखंड में ये देख रहे हैं, हिमाचल में जिस प्रकार से शांतवादियों में दल बदल का तमाम विद्रोह हो रहा है, उसका दंश अब उत्तराखंड में दिखाई दे रहा। कल किस प्रकार से कई नेता जो कांग्रेस पार्टी जो अपनी पुराने ढर्रे पे चल रही थी, लोकतांत्रिक ढर्रे पे नहीं चल रही है, वहां के क्षत्रपों को के साथ सीधी टक्कर हो रही है। किस प्रकार की टक्कर हो रही है, वो टिहरी लोकसभा सीट पे प्रमुख मजबूत नेता प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से इसलिए मना किया कि वहां के कई जिलों के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के समय उनकी सलाह तक नहीं ली गई, जबकि वो उस क्षेत्र के पूरे मजबूत नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। वहीं कई विधायक भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनके जनपदों में ऐसे पदाधिकारी बिठा दिए गए जिसके कारण वो असहज महसूस कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो इस प्रकार के मजबूत प्रत्याशी, जहां हरिद्वार लोकसभा चुनाव में हरीश रावत है, उनके खिलाफ वो खुद ही वहां से दमखम ठोक रहे हैं कि मैं जीत सकता हूं। ये किस प्रकार की बयानबाजी हो रही है।
इसका मुख्य कारण है। और हरक सिंह जो हरिद्वार के दावेदार समझे जा रहे हैं, जिस प्रकार से उन पे ईडी की कार्रवाई की गई, उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं रहे, उसका साफ निशाना हरिद्वार पे, नैनीताल पे भी दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से नैनीताल लोकसभा के मजबूत प्रत्याशी समझे जाने वाले यशपाल आर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन सकता है, वो भी इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने, क्योंकि पहले वो जिस भय से भारतीय जनता पार्टी में गए, क्या भारतीय जनता पार्टी ईडी की हरक सिंह पे हुई कार्रवाई से अन्य मजबूत नेता भी भयभीत है। सुन रहे हैं कि कई नेता कल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। जिस प्रकार से चुनाव से पहले जो कांग्रेस के मुख्य दावेदार थे, गढ़वाल लोकसभा सीट के खंडूड़ी जी के सुपुत्र मनीष खंडूड़ी, उन्होंने अचानक कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, परंतु जिस प्रकार से वहां जनभावनाओं को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने समझा, और जो युगलबंदी हुई त्रिवेंद्र रावत और बलूनी के बीच में, उससे पूरे समीकरण एक तरफ तो निशंक टिकट की दौड़ से बाहर हो गए हरिद्वार से, वहीं मनीष वहां भारतीय जनता पार्टी की अन्य प्रत्याशी, जिसमें दीप्ति रावत से लेकर अन्य महत्वपूर्ण प्रत्याशी थे वो, और वर्तमान सांसद तीरथ रावत का भी पत्ता कट गया। अब देखना यह है कि किस प्रकार से जनादेश अर्जित करते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट में जिस प्रकार से कांग्रेस ने बहुत मजबूत प्रत्याशी गणेश कोदियाल को उतारा, वो जमीन पे मजबूत दिखते हैं, बोलने में, व्यवहार में, उत्तराखंड की जनभावनाओं को उठाने में बहुत मजबूत 21 साबित होते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो ये है कि कल किस प्रकार से हुआ। वहीं कांग्रेस अब रोना रो रही है कि मशीन, ईवीएम मशीन, चुनावी मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक ये डिवाइस है, इससे नहीं होना चाहिए चुनाव। तो क्या होता है, कौन सुन रहा है? कांग्रेस की आवाज को जनता जानती है। जब समय था कांग्रेस के पास, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सत्तासीन है, उनके नेता मांग कर रहे थे कि भारत में भी अमेरिका और जापान की तरह इन मशीनों से चुनाव न हो। मशीनें मानव द्वारा संचालित की जा सकती हैं, उसकी प्रोग्रामिंग इस ढंग से हो सकती है, उसमें कई प्रकार के आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके उसका दिशा बदली जा सकती है। इसीलिए अमेरिका और जापान में जो तकनीकी दृष्टि से सबसे मजबूत देश है, उनमें भी कागज के इन मशीनों के सहारे नहीं, इन कागज के सहारे चुनाव लड़ा जाता है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी कह रहे हैं, परंतु उस समय बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस का, 40-45 साल देश के एक छत्र राज किया, उस समय उन्हें शुद्ध नहीं आई। कांग्रेस आला नेतृत्व तो सदा मत में चूर था, और नीचे के कांग्रेसी बड़े बीच के नेता जो दिग्गज से, वो अपने चारा प्रकरण में ही मस्त थे। कितने आरोप लगे भ्रष्टाचार के। आज कांग्रेस भले ही जिन मुद्दों को मजबूती से राहुल गांधी उठा रहे हैं, 30 लाख सरकारी नौकरियों की जो रिक्त पद है उनको भरे जाएंगे, आश्वासन दे रहे हैं देश के युवाओं को,
बहुत अच्छा शासन है। वो कह रहे हैं जैसे ही स्नातक ग्रेजुएट बन जाएगा, डिप्लोमा हासिल करेगा, 1 लाख रुपए में साल के दिए जाएंगे, नौकरी भी दी जाएगी बाद में उन्हें। महिलाओं के लिए कह रहे हैं, किसानों के लिए कह रहे हैं कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कर देंगे, उनकी कीमतें निर्धारण कर देंगे जो किसानों की मांग है। बहुत अच्छी बातें हैं। पर कांग्रेस जब सत्ता में थी, लोग विश्वास नहीं मान रहे हैं। का बरखा जब कृषि सुखानी, चिड़िया चुग गई खेत। जब समय था उस समय तो सता मद में मस्त रही। आज आप सही कह रहे हैं, पर आप लोगों का इतिहास इतना अंध तुष्टिकरण और सता मद में चूर रह के ये रहा। आपने चुनाव की व्यवस्था को मजबूती से नहीं किया। आज देश की जनता देख रही है किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की मजबूती से मुख्य न्यायाधीश वी चंद्रचूड़ ने भारतीय राजनैतिक दलों को बेनकाब कर दिया कि जहां आम जनता के लिए ये कहते हैं कि 20,000 से अधिक का चंदा लेन देन चेक के द्वारा करिए, उसका हिसाब होना चाहिए, वहीं करोड़ों करोड़ों रुपये के चुनावी बॉन्ड भरेंगे, लिए गए। और किन से लिए गए? जो आज सर्वोच्च न्यायालय में जो इन कंपनियों ने, जो चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की डपट के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने जो नाम दिए हैं कि किन्होंने कितना चंदा दिया, किसको दिया, किसने दिया, इसकी भी पूरी जानकारी नहीं है। आज फिर डपट दिया, सोमवार को फिर होगा। उसमें ये कहा गया सबसे ज्यादा दान देने वाले 5 में से 3 वो हैं जिन पे ईडी और सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स के छापे पड़े। भाई भी नहीं हो न प्रीति, उसका बड़ा सदुपयोग किया। होता तो ये है 2019 से लेकर 2024 के जो आंकड़े दिए गए उसमें 12,156 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड में पैसे आए, जिसको सर्वोच्च न्यायालय की डपट के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को एक सूची दी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने आधी अधूरी मानी और सोमवार को कहा कि आप पूरे दीजिए, डिटेल दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय को हम सलाम करते हैं, कम से कम वो मजबूती से इनको बेनकाब करने। उसमें ये है कि जो 12,156 करोड़ में से 6,060 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी को मिले और दूसरा नंबर तृणमूल कांग्रेस केरल की, जिसे 1,609 करोड़ रुपये मिले। कांग्रेस तीसरा नंबर जो 1,421 करोड़ रुपये मिले। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी तेलंगाना की, जिसे 1,214 करोड़ मिले और बीजू जनता दल 775 करोड़ में। सबसे हैरानी की बात यह है, बसपा ऐसी पार्टी है जिसको कोई चुनावी बॉन्ड नहीं। अब इतने बेनकाब हो गए देश के राजनेता, परंतु देश में ऐसा भ्रष्टाचार का आलम है, किसी को कोई फर्क नहीं है कि कौन ने पार्टियां कितनी खा रही है, क्या खा रही है। इतना जर्जर
सिस्टम हो चुका है, पूरी व्यवस्था इतनी जीर्ण जीर्ण होगी। आम आदमी ये जो पंचायती राज चुनाव व्यवस्था राज है, इसमें भ्रष्टाचार के विकास के नाम पे भ्रष्टाचार के जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार के दलदल में अखंड फंसे हुए हैं। उससे आम आदमी को नहीं लगता कि भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा है। जिस प्रकार से लालू चारा घोटाला और नौकरी की बदले जमीन घोटाला में फंसते हैं, उससे जब जमानत मिलती है तो बैंड बाजे से आते हैं। अन्य नेता किस प्रकार से बेशर्मी से सपा के उत्तराखंड की महिलाओं के साथ, आंदोलनकारियों के साथ गोलियां चलाते हैं। मुजफ्फरनगर कांड, राम भक्तों पे जिस प्रकार गोलियां चलती है, उसके बाद उसके मुख्य गुनाहगार को, जिसके शासन में ये कांड हुआ, उसको भारत के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। कितने गिरी हुई बात है। यहां चुनाव जनादेश हासिल करने के लिए महिलाओं के लिए फ्री, पुरुषों के लिए फ्री, इतना शिक्षा, जो चिकित्सा जो अनिवार्य होनी चाहिए थी आम जनता के लिए, न्याय, उसमें कोई काम नहीं कर रहा। केवल ढपोर संघ कहीं काम, यहां केजरीवाल ने कहीं पे कोई काम नहीं किया। खेल विश्वविद्यालय बने, ये विश्वविद्यालय काम नहीं किया और प्रचार में करोड़ों रुपए झोंक दिए। चुनाव करोड़ों रुपए की कीमत का हो गया। आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि मतदान केंद्र में इतना महंगा कर दिया है कि आम कार्यकर्ता वहां पे खड़ा नहीं हो सकता। जब दूसरी पार्टियों को इतना हो गया और चुनाव सेशन के बाद निरंतर चुनाव आयोग कमजोर होता गया, उसको मजबूत न करने का दोष अगर किसी को है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सत्ता उनके पास 4 दशक रही और वो रो रहे हैं आज सत्ता न होने के कारण। पर कांग्रेस जब सत्ता थी, इस प्रकार से निर्वाचन व्यवस्था बनाते, जब लोग कह रहे थे कि मशीनों को चुनाव की जंग से दूर रखिए, इसको प्रभावित किया जा सकता है, इसमें जनादेश का हरण किया जा सकता है, वो ना हमने किया। अगर कांग्रेस समय रहते हुए सही चुनाव आदर्श व्यवस्था बनाती, उसका ध्यान देश की व्यवस्था सुधारने में होती, अंध तुष्टिकरण और केवल हवाई नारे, गरीबी हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, अंध तुष्टिकरण, वक्फ बोर्ड जैसे कानून और अवैध अतिक्रमण, देश की संस्कृति का अपमान करने वाले का काम के अलावा और कौन सा काम किया गया। यहां बेशर्मी से न्यायालयों में कहा गया है देश के आराध्य राम के बारे में कि ये काल्पनिक है। भारतीय संस्कृति का अपमान किया गया। जो लोग नग्न चित्र भारतीय संस्कृति के आस्थाओं की, भारत माता का ये करे, उनको सम्मान और सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता पे दंडित करने वाले लोगों को, खतरा पैदा करने वाले आतंकियों को, जम्मू कश्मीर के अन्य उनको दमन करने की जगह उन्हें सम्मान देने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी भी इसके देखा देखे किस प्रकार से कमजोर काम किए, परंतु देश का दुर्भाग्य है कि आज घनघोर अंधेरी रात है। उसे सत्ता के लिए कहीं ईमानदार पारदर्शिता वाला भी कर रहे। जिस प्रकार से चुनावी बॉन्ड बेनकाब हुए सारे राजनीतिक पार्टी, ये नहीं कह सकता, केवल लड़ाई इस बात की नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 6000 लिए और हमें केवल 1400 मिले। तुम्हें 1400 इसलिए मिले तो तुम सत्ता में नहीं थे। बंगाल में तृणमूल को 1600 करोड़ रुपए इसलिए मिले कि वो बंगाल जैसे बड़े राज्य के
उनके एक छत्र राज्य था। तेलंगाना वाले को भी मिले, कांग्रेस को भी मिले, इसलिए ये हमाम में सब नंगे हैं। आप लोगों ने सत्ता में रहने पर देश में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की। जातिवाद और क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद के जहर से देश के आम नागरिक को भारतीय नागरिक के बजाय जाति और क्षेत्रवाद की दलदल में, संप्रदायवाद की दलदल में धकेलकर देश की संविधान की निर्ममता से गला घोंटने का काम किया गया है। देश में किस प्रकार से भारतीयता होने, यहाँ प्रतिभा का सम्मान की जगह यहाँ पे राग द्वेष का अपमान, न्याय की जगह अन्याय का मजबूत करना, किस प्रकार से महाराष्ट्र में साधुओं पर निर्मम हत्या की गई, उसको दोषियों को दंडित करने की जगह उसको अभी तक दोषियों को दंडित, चाहे सरकार महागाड़ी गठबंधन की रही हो या वर्तमान में भारतीय जनता, उनके दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली। पुलवामा के आतंकियों को, भारत के खिलाफ जिहाद करने वाले तमाम आतंकियों को अब तक सजा नहीं मिली। जो घुसपैठिए थे, जिन्होंने पूरा कश्मीर से लेकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घुसपैठ के राष्ट्रांतरण करने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। केवल चुनाव ही देश की अस्मिता और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता है। योग्य शासक चाहिए। देश की नीतियां केवल चुनाव के लिए नहीं बनाई जानी चाहिए। ये सच है कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व और पार्टियां हैं, राष्ट्र के हितों पे कुठाराघात करते हैं, अंध तुष्टीकरण करते हैं, उनको सत्ता में बनाए रख नहीं आने देना चाहिए किसी प्रकार। हम ये कह रहे थे कि किसी भी ढंग से, जिस प्रकार से बंगाल में इस प्रकार से संदेश खाली प्रकरण हुआ, उसके गुनाहगारों को सजा देने के लिए संविधान में दिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया? ऐसी सरकारों को एक पल भी लिए सत्ता में आसीन नहीं होना चाहिए। यहाँ दिल्ली में विधानसभा की कोई जरूरत नहीं है। नगर निगम सफाई और करने के लिए बहुत है, यहाँ केंद्र सरकार के अधीन में काम होता है। वहाँ पे संविधान टकराव पैदा करने के लिए, इस प्रकार से नेताओं को रोजगार देने के लिए विधानसभा बना रखी है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से जो सीमांत प्रांत है, वहाँ पे भू कानून, मूल निवास से लेकर जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन, मुजफ्फरनगर कांड, अंकिता भंडारी कांड से लेकर कई प्रकरण हैं। वहाँ की सत्तासीन जनप्रतिनिधि और सरकारें इन मामलों पर जनता की प्रबल मांगों को नज़रअंदाज करके अलग ही डमरू बजाने के काम कर रहे हैं। ऐसे ही जनता से कटे हुए लोगों को वहाँ थोपा जा रहा है। जो जनता की नज़र में जिनको दंडित कर दिए, उनको सम्मान, उनको संवैधानिक पदों पर बिठाना एक प्रकार से जनादेश का अपमान है। ये तमाम चीज़ें आज कांग्रेस भले ही इस प्रकार से रो रही है, परंतु हमारा ये साफ कहना है कि अपनी दुनिया खुद बसाते हैं लोग, इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं लोग। कांग्रेस को अपने किए का दंड भोगना ही पड़ेगा, यही नियति है। आज भी इतनी ठोकरों के बाद भले ही कांग्रेस नेतृत्व कुछ अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, परंतु जब उनके पास अवसर था, जब वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, जब वो देश को दिशा दे सकते थे, तब उन्होंने पलायनवादी वो किया। और आज जब जनता का उनसे विश्वास उठ गया, उसके बावजूद वो अंध तुष्टीकरण को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। आप भारतीय नागरिकों को किसी जाति और किसी धर्म, किसी मजहब का हो, किसी क्षेत्र का हो, उसको मजबूत करने की बात करें। आप जाति में बांटने की कोशिश करेंगे, आप आदमी को आदमी से लड़ाने की कोशिश करेंगे, ये उचित नहीं है। आदिवासी के नाम पे, जातियों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे राजनीति राष्ट्र को विकास के पथ पे नहीं, विनाश के पथ पे ले जाएगी।
जो भी कमजोर हो उनको शिक्षित मजबूती से सामाजिक आर्थिक रूप से सबल करें। परंतु किरण ये जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जहर, अन्याय का और अंध तुष्टिकरण करना ये राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। जब समय था आप चूक गए, अवसर बार बार नहीं मिलता। आज जिस प्रकार से मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद करके चुनाव को जीतना के लिए समर्पित है, ऐसी तन्मयता, ऐसा समर्पण कांग्रेस और विपक्षी दलों में दिखाई नहीं दे रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रहारों से पस्त हैं, दिशाहीनता है, उसके बावजूद उन्हें दिशा नहीं मिल रही। आप केवल सत्ता पाने के लिए नहीं, देश को दिशा देने के लिए काम करें। देश की संविधान, देश की दिशा, संस्कृति, देश की पहचान जो 75 साल बाद नहीं मिली, उसे मिलने के लिए कोशिश करें। कल आने वाला समय, कल इस समय तक चुनाव आयोग ऐलान कर देगा और जो मशीनों और चुनावी बॉन्ड पे आंसू कांग्रेस बहा रही है या अन्य विपक्षी दल बहा रही है, उसके कहीं न कहीं गुनाहगार कांग्रेस भी है। उसने सत्ता में रहते हुए निष्पक्ष मजबूत चुनाव आयोग नहीं बनाया। एक मजबूत बनाते, ये सही है कि 3 मुख्य न्यायाधीश को भी साथ रखा, परंतु ये सही है चुनाव में जो काला धन का प्रयोग होता है, आदर्श चुनाव जिसमें आम आदमी तटस्थता से, निर्भीकता से लड़ सके और काले धन का इतना प्रयोग न हो, एक सफल चुनावी व्यवस्था नहीं बना पाए। इसमें भ्रष्टाचार में नौकरशाही को यहाँ पे परमानेंट थोप कर राष्ट्र के हितों पर कुठाराघात किया। हमारा ये मानना है आने वाले समय में मजबूती से निष्पक्ष साफ छवि के नेताओं को, जनता के समर्पित नेताओं को जनता चुने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, परंतु इतना साथ रहे उस पार्टी का हाथ देश के साथ होना चाहिए। उस पार्टी का हाथ ईमानदार आदमियों के साथ होना, भारतीय संस्कृति के साथ होना, उसका आतंकवादियों के साथ न होना चाहिए, उसका अंध तुष्टिकरण वालों के साथ नहीं होना चाहिए, उसका राष्ट्र निर्माण के साथ हो। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।